नमस्कार दोस्तों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। किसी भी अध्यापक संबंधित परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप मेरे चैनल को निःशुल्क सब्सक्राइब कीजिए। हम अपने चैनल पर आपको बेहतरीन से बेहतरीन देने का प्रयास करते हैं। निःशुल्क चैनल है। तो रीट स्पेशल ईवीएस में आज हम मैराथन के नाम से एक क्लास लेके आए हैं, जिसमें आप पूरा वीडियो देखने के बाद पाएंगे कि आपको बहुत सारे प्रश्न इस वीडियो से मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए। तो आज पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 अगर आपको देखना है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पे पार्ट 1 ईवीएस रीट महा मैराथन के नाम से मिलेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हम ज़्यादा समय देंगे और जो कम इंपॉर्टेंट है उनको हम जल्दी से निपटाने का प्रयास करेंगे। तो आइए राजस्थान की राज्य प्रतीक देखते हैं। उसके बाद बहुत सारे प्रश्न हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो राज्य पुष्प यहाँ पे रोहिड़ा है। रोहिड़े को राज्य पुष्प का दर्जा 1983 में दिया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा है। रोहिड़े को राजस्थान का सागवान तथा मरुसूबा कहा जाता है। रोहिड़ा पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलता है। इसके पुष्प मार्च अप्रैल में खिलते हैं। इसके पुष्प का रंग गहरा केसरिया हिरमीच पीला होता है। जोधपुर में रोहिड़े के पुष्प को मारवाड़ टीक कहा जाता है। रोहिड़े को जरबिल नामक रेगिस्तानी चूहा बहुत नुकसान पहुंचाता है। राज्य पशु चिंकारा व ऊँट है। चिंकारा वन्यजीव श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु है। चिंकारे को राज्य पशु का दर्जा 22 मई 1981 में मिला था। इसका वैज्ञानिक नाम गजेला बेनेट्टी है। यह एंटीलोप प्रजाति का जीव है। चिंकारे को छोटा हड़ के उपनाम से भी जाना जाता है। चिंकारे के लिए नाहरगढ़ अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। राज्य में सर्वाधिक चिंकारे जोधपुर में देखने को मिलते हैं। चिंकारे के सींग आजीवन बने रहते हैं, जबकि हरिण हर वर्ष अपने सींग गिरा देता है और उसके नए सींग उगाते हैं। चिंकारा श्री गंगानगर जिले का शुभंकर है। चिंकारा नाम से राज्य में एक तत् वाद्य यंत्र भी है। राजस्थान का राज्य पालतू पशु ऊँट है। ऊँट को 30 जून 2014 को वन्य जीव पशु का दर्जा दिया गया था। ऊँट का वैज्ञानिक नाम कैमेलस है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट बीकानेर में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक ऊँट लाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। मोहम्मद बिन कासिम जो था वो 712 में उसने ताहिर के समय में भारत पर आक्रमण किया था। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी को जाता है। वह राजस्थान में ऊँट के बीमार होने पर पाबू जी की पूजा की जाती है। ऊँटों का देवता पाबू जी को कहा जाता है। राजस्थान में ऊँट पालने के लिए रेवाड़ी राकई जाति प्रसिद्ध है। ऊँट की खाल पर चित्र बनाने मीनाकारी की कला को ऊस्ता कला कहते हैं। वह यह कला बीकानेर की प्रसिद्ध है तथा इस कला के लिए बीकानेर का हिसामुद्दीन ऊस्ता का परिवार प्रसिद्ध है। राजस्थान में ऊँट की खाल से बने जल पात्र को कोपी कहते हैं। ऊँट का श्रृंगार गीत गोरबंद है। ऊँट के नाक में डाली जाने वाली सजावटी वस्तु को गिरवाड़ कहते हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ावन है। घोड़ावन को 21 मई 1981 को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। घोड़ावन का वैज्ञानिक नाम आइडियोटिस नाइग्रीसेप्स है। यह उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ज़्यादा वजनी पक्षी है। यह सेवन घासी के मैदानों में अधिक पाया जाता है। 1 नवंबर 1980 को घोड़ावड़ पर एक डाक टिकट जारी किया गया था। घोड़ावड़ के उपनाम हैं हुकना, सोनचरिया, पालमोरडी, ग्रेट इंडियन वास्टर्ड, शर्मिला पक्षी। घोड़ावन के कृत्रिम प्रजनन हेतु जोधपुर जंतुआलय प्रसिद्ध है। घोड़ावन का प्रिय भोजन तारा मीरा फसल है। यह एक तिलहन फसल है जो कि सर्वाधिक मात्रा में श्री गंगानगर में पाई जाती है। घोड़ावन सर्वाधिक मात्रा में राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाया जाता है, जिसका विस्तार जैसलमेर व बाड़मेर में है तथा यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इसका कुल क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर है। 2011 में IUCN की रेड डाटा लिस्ट में इसे संकटग्रस्त प्रजाति माना गया है। घोड़ावन के संरक्षण हेतु राज्य सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2013 को राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन वास्टर्ड प्रारंभ किया। यह प्रोजेक्ट प्रारंभ करने वाला राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है। अब हम राज्य वृक्ष की बात करते हैं। तो खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया था। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम प्रोसेपिस सैंडरेरिया है। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष, रेगिस्तान का गौरव आदि नामों से जाना जाता है। खेजड़ी को बंडर ट्री व भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी कहा जाता है। खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष नागौर जिले में देखे जाते हैं। खेजड़ी के वृक्ष की पूजा विजयादशमी दशहरे के अवसर पर की जाती है। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगाजी व झंझार बाबा के मंदिर बने होते हैं। खेजड़ी को स्थानीय भाषा में सीमलो कहा जाता है। खेजड़ी का वृक्ष जो पुष्प होता है वो मीझर कहलाता है। वैज्ञानिकों ने खिजड़ी के वृक्ष की आयु 5000 वर्ष बताई है।
राज्य में सर्वाधिक प्राचीन खेजड़ी के 2 वृक्ष 1000 वर्ष पुराने मांगलियावास गांव अजमेर में हैं। खेजड़ी के वृक्ष को सेलेस्ट्रेना व ग्लाइकोड्रेमा नामक कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं। ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान 1991 में चलाया गया था। खेजड़ी के लिए प्रथम बलिदान अमृता देवी बिश्नोई ने दिया था। 1730 में 363 69 महिलाओं व 294 पुरुष लोगों के साथ जोधपुर के खेजड़ली नामक ग्राम या गोडा बिश्नोई गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी को दिया था। भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली गांव में लगता है। खेजड़ली दिवस प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। तेलंगाना का राज्य वृक्ष खेजड़ी जर्मीटी है। राजस्थान के लोक नृत्य की बात करें तो राजस्थान में घूमर नृत्य सर्वाधिक गणगौर के अवसर पर किया जाता है। घूमर नृत्य जयपुर व मारवाड़ जोधपुर का प्रसिद्ध है। घूमर के उपनाम हैं लोक नृत्यों की आत्मा, राज्य की आत्मा, राजस्थान के सिरमौर। राजस्थान में विवाहित महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला घूमर नृत्य घूमर कहलाता है। घूमर नृत्य जो होता है वो झूमर कहलाता है तथा झूमर को विवाहित महिलाएं करती हैं तथा इसे घूमर कहते हैं। घूमर नृत्य में माँ सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम पधारो नी म्हारे देश, केसरिया बालम पधारो नी म्हारे देश राजस्थान का राज्य गीत है। मांगी बाई उदयपुर की प्रसिद्ध मांड गायिका थी जिन्होंने राजस्थान में सर्वप्रथम केसरिया बालम गीत गाया था। मांड राग की उत्पत्ति जैसलमेर में हुई है। अल्लाह जिल्ला बाई राजस्थान की सुप्रसिद्ध मांड गायिका हैं जिसे राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है। अल्लाह जिल्ला बाई मूल रूप है ना वो बीकानेर की हैं। राजस्थान का जो राज्य खेल है वो बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल को सन 1948 के राज्य खेल का दर्जा दिया गया था। राजस्थान बास्केटबॉल संघ का प्रमुख मुख्यालय अजमेर में है। बास्केटबॉल में मुख्य 7 खिलाड़ी होते हैं जिनमें से 5 खिलाड़ी ही खेलते हैं। अर्जुन पुरस्कार खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार पाने वाला प्रथम राजस्थानी खिलाड़ी खुशीराम है जिसने सन 1967 में बास्केटबॉल के लिए पुरस्कार जीता था। भारत के कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य एवं उद्यान की बात करें तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए 1936 में की गई थी। उत्तराखंड के नैनीताल में है। गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। ये एशियाई बब्बर शेर के लिए जाना जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। बाघों और बाघरसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कंचनजंगा नेशनल पार्क 17 जुलाई 2016 को प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। यह भारत का पहला विरासत स्थल है। यहाँ विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। 1957 में एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। शेरों के अलावा यहाँ शाही, काले हिरन, चीतल, जंगली सुअर, सांबर, नीलगाय और भारतीय चिंकारा जैसे कई अन्य जानवर पाए जाते हैं। यहाँ घड़ियाल और अजगर जैसे रेंगने वाली प्रजाति के भी जीव पाए जाते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। 1988 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया था। यह राष्ट्रीय पार्क हिमालयी पक्षी, हिमालयन कस्तूरी मृग, गोरल, हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन नेशनल पार्क ये पश्चिम बंगाल में है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन सुंदरबन में पाए जाते हैं। यह विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है। रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। 4 मई 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। यह राज्य का सबसे बड़ा जीव मंडल रिजर्व कहलाता है। बायोस्फीयर कहलाता है जिसे नीलगिरी जीव मंडल रिजर्व के नाम से जाना जाता है। टाइगर प्रोजेक्ट के तहत सन 1973 में टाइगर रिजर्व रूप में स्थापित किया गया था। पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी घाट स्थित पर्वत श्रृंखला है। पश्चिमी घाट को जैव विविधता के विश्व के 8 हॉटस्पॉट तप स्थलों में से माना जाता है। इसे 2012 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। राष्ट्रीय पार्क को 1985 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ये अभ्यारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे बड़ा व प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। 1955 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। पहली बाघ परियोजना 73-74 में रणथंभौर में आरंभ की गई थी। दूसरी सरिस्का में 1978 में व तीसरी परियोजना 2013 में मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कोटा झालावाड़ में शुरू की गई थी। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में है। राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना है। इसे 9 अप्रैल 2013 को टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान इसे 1956 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 1985 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यह राजस्थान की नम भूमि है। 1 अक्टूबर 1981 को रामासर साइट घोषित किया गया था। साइबेरियन क्रैन सारस के आवागमन के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इसे 2014 में प्राकृतिक विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था।
देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बटन अंडमान निकोबार है। देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हिमीस लद्दाख में है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है हिमीस लद्दाख। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर जो है वो आंध्र प्रदेश में है। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केवल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क मणिपुर में है। भारत में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार में है। मानस नेशनल पार्क असम में है। सुल्तानपुर लेक वर्ल्ड सेंचुरी राजस्थान में है। पेरियार नेशनल पार्क केरल में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। अब हम कृषि के बारे में चर्चा करते हैं। तो कृषि से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन कृषि से जो संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हीं पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो एक प्राथमिक क्रिया है कृषि, जिसमें फलों सब्जियों फूलों को उगाया जाता है, वो पशुधन पालन इसमें ही सम्मिलित है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। एक ही प्रकार की फसल उगाने से कई केमिकल्स को यूज करने से ज़मीन बंजर हो जाती है। पारंपरिक कुछ पद्धतियां हैं जिसमें हलवैल की सहायता से, मानव श्रम की सहायता से कृषि की जाती है। कुछ स्थानांतरण या झूम कृषि होती है, जिसमें झूम खेती या कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। इस प्रकार की खेती पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। वहाँ क्या होता है कि जो फसल उगती है उसमें से जो मुख्य चीज़ होती है उसे निकाल लिया जाता है। बाकी जो जैसे मक्के से अगर भुंटियाँ निकाल ली या फिर मक्के के पेड़ों को वहीं खड़ा रख देते हैं और उसे जला देते हैं, जिससे कि भूमि उपजाई होती है। इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं या झूम कृषि कहते हैं। ये उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजाति कृषि भी कहा जाता है। कृषि भारत में असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश यानी उत्तर भारत के राज्यों में अधिक किया जाता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में मुख्यतः की जाने वाली कृषि है। कृषि में प्राय सूखी धान, मक्का, बाजरा आदि की कृषि होती है। इसमें असम में झूम खेती, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पोंडू, मध्य प्रदेश में वेवर और केरल में पोनम के नाम से जाना जाता है। एक जीविका कृषि की बात करते हैं तो जीविका कृषि में क्या होता है कि इसमें जैसे घर के पशु जो कचरे होते हैं, पशु के गोबर, हरी खाद और कुछ रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की जो कृषि होती है वो दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया की सघन आबादी वाले क्षेत्रों में होती है। भारत जो है दक्षिण एशिया में स्थित है। व्यापक कृषि मानव श्रम के स्थान पर मशीनरी से संबंधित है, यानी मानव श्रम के स्थान पर जहाँ पे मशीनरी प्रयोग की जाती है तो ये भारत में हिमालय के तराई क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी भागों में ज़्यादा व्यापक स्तर पर होता है। बागान कृषि की बात करें तो बागान कृषि को बागान या रोपड़ कृषि भी कहा जाता है। यहाँ पर मुख्य फसल जो है चाय, कॉफ़ी, नारियल और रबड़ की खेती जो होती है वो बागान कहलाती है। वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है कि अब वाणिज्यिक कृषि को आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जो चीज़ें यानी जो फसल आप पैदा करते हैं तो फसल पैदा करने के बाद जिस फसल को आपको सिर्फ बेचने के उद्देश्य से ही पैदा करते हैं वो वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। जैसे कि कुछ वस्तुओं को आप फसलों को करते हैं तो उनका उपभोग नहीं कर पाते। जैसे मान के चलिए गेहूँ है तो गेहूँ वाणिज्यिक फसल है, बेचने के लिए भी करते हैं। कपास है, कपास को आप कितना यूज कर सकते हैं, ठीक है। गन्ना को बेचने के लिए किया जा सकता है, आप 4-5 गन्ने खा सकते हैं। तम्बाकू को आप बेच ही सकते हैं, 1 किलो तम्बाकू खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। मक्का को भी आप बेचते हैं, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र आदि राज्यों में नगद बिक्री के हेतु ही उगाई जाती हैं। अब हम व्यवसायिक खेती की बात करें तो बड़ी भूमि, श्रम और मशीनी का उपयोग किया जाता है, जिसमें उत्पादन लागत को कम करना होता है। इस प्रकार की खेती में गेहूं, गन्ना, कपास, जूट और तिलहनी फसलों का उत्पादन ज़्यादा किया जाता है। मिश्रित खेती क्या होता है कि कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाए, उसे मिश्रित खेती कहा जाता है। फसलों और पशुओं का योगदान इसमें ज़्यादा होता है। जल कृषि जल में पोषक तत्वों को पहुंचाकर सब्जियों एवं फलों आदि की कृषि की जाती है। समोच्च कृषि जो होती है उसमें फसलों की बुवाई ढाल की विपरीत करना ताकि बरसात से होने वाली मृदा क्षरण को रोका जा सके। पट्टीदार खेती हो जाती है जिसमें मृदा क्षरण को कम करने वाली जो फसलें होती हैं उनमें मूंग, उड़द, घास आदि ये फसलें जो होती हैं एक पट्टियों में ढाल के विपरीत इस प्रकार बोना के मृदा क्षरण को रोका जा सके, यानी न्यूनतम किया जा सके। रोका तो नहीं जा सकता लेकिन न्यूनतम किया जा सकता है। कृषि के साथ साथ पेड़ों, बागवानी व झाड़ियों की खेती कर फसल व चारा उत्पादित किया जाता है। रिले क्रॉपिंग, एक वर्ष में एक ही खेत में 4 फसलें लेना। इस प्रकार की खेती में पहली फसल को काटने से पहले ही पौधों के मध्य रिक्त स्थान पर दूसरी फसल बो देना, ये रिले क्रॉपिंग कहलाता है। ठीक है आयुष जी। हाँ, अगली है आपकी जैविक कृषि। इसमें जैविक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। अल्बर्ट हावर्ड को जैविक कृषि का जनक माना जाता है। जैविक कृषि में पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धति अपनाई जाती है। हम वाटर की बात करते हैं, नहीं जल की बात करते हैं। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है
पृष्ठभूमि का 3/4 भाग हमारे जल से ढका हुआ है, इसलिए इसे जल ग्रह कहते हैं। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। महासागरों का जल लवणीय होता है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अल्बर्ट जल केवल 2.7% ही, इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एवं पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच से बाहर है। जलवाष्प के रूप में ये जाना जाता है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता और न ही घटाया जा सकता है। इसकी कुछ मात्रा स्थिर है। महासागरों, वायु, भूमि और पुनः सागरों में चक्र द्वारा नियंत्रित गतिशील है, इसे जल चक्र कहा जाता है। अवशोषित यानी कृषि रसायनों द्वारा विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट, धातुओं और कीटनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। अब हम वन की बात करें तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी विमाद के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृष्ट काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आपनूस, महागोनी आदि पाए जाते हैं। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये मानसूनी वन कहलाते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर होते हैं बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर आदि। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह मगरमच्छ जैसे बड़े जानवर को मार खा जाता है। शीतोष्ण सदाबहार वन, ये सदाबहार मध्य अक्षांश के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। महाद्वीपों के पूर्व किनारे पर होते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। यहाँ बाज, चीड़ एवं यूकेलिप्टिक जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन, ये उच्च अक्षांश के बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्व अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली में पाए जाते हैं। यहाँ पर हिरण, भेड़िए आदि जानवर मिलते हैं। फिजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहीं पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टेंगा भी कहते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम आते हैं। घास स्थल, उष्णकटिबंधीय घास स्थल, अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थलों में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। शीतोष्ण घास वन, कटीली झाड़ियाँ, ये शुष्क रेगिस्तान क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अर्थात राजस्थान में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। विभिन्न प्रदेशों में घास विभिन्न नामों से जानी जाती है, जैसे पूर्वी अफ्रीका में सवाना के नाम से, ब्राज़ील में कंपोस्ट नाम से, वेनेजुएला में लानोस, अर्जेंटीना में पेम्पास, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट, मध्य एशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डॉन। अब हम नम भूमि की बात करते हैं तो दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहा जाता है। इसमें भरपूर नमी पाई जाती है। आर्द्र भूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। वेटलैंड्स को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है। किडनीज ऑफ द लैंडस्केप यानी भूदृश्य के गुर्दे भी कहा जाता है। रामसर वेटलैंड्स कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है। 2 फरवरी 1971 को विश्व के विभिन्न देशों ने ईरान के रामसर में दुनिया के वेटलैंड्स के संरक्षण हेतु एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसलिए इस दिन विश्व वेटलैंड्स दिवस आयोजित किया जाता है। भारत में दक्कन के पठार के जलाशय में राजस्थान, गुजरात और कच्छ की खाड़ी के विस्तृत वाले खारे जलाशय हैं। कश्मीर और लद्दाख के पर्वतीय प्रदेश की नदियां और झीलें हैं। मैंग्रोव तथा अन्य आर्द्र भूमियां अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हिस्से में हैं। भारत का प्रमुख रामसर स्थल जो है वो सुंदरबन वेटलैंड है। सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन वेटलैंड है। यह 24 परगना जिले में स्थित है। यहाँ सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी स्थित है। वेम्बनाड कॉल नमभूमि केरल में है। चिल्का लेक उड़ीसा में है। सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। केवला देवी नेशनल पार्क राजस्थान का पश्चिम नेशनल पार्क है। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। लोकटक झील मणिपुर में है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह भारत की एकमात्र तैरती हुई झील है। इस झील में
केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। सांवर झील राजस्थान के सबसे बड़े खारे पानी की झील है। रेडका वेटलैंड ये हिमाचल प्रदेश में गिरी नदी पर स्थित है। लोनार झील आपकी महाराष्ट्र में है जो उल्कापिंड से बनी है। राष्ट्रीय नमभूमि संरक्षण कार्यक्रम। भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट की बात करें तो भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट जो हैं वर्तमान में विश्व में 35 हॉटस्पॉट की पहचान की गई, जिसका विस्तार विश्व में 2.3% क्षेत्रफल है। विश्व में चिन्हित 35 हॉटस्पॉट में से 3 भारत क्षेत्र में हैं, जिसमें इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, श्रीलंका, सुंडालैंड। भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र ट्रांस हिमालय, मालय क्षेत्र, मरुस्थल, पश्चिमी घाट, अर्ध शुष्क क्षेत्र, दक्कन का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, गंगा का मैदान, द्वीपीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र। अब हम मरुस्थल की बात करते हैं तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जिसमें अफ्रीका का सहारा, अफ्रीका का कालाहारी तथा दक्षिण अमेरिका में आटाकामा गर्म मरुस्थल के उदाहरण हैं। मध्य अक्षांशीय मरुस्थल जिसमें ग्रेट बेसिन, मंगोलिया का गोबी, तुर्किस्तान आदि के मरुस्थल इस प्रकार के हैं। ठंडे मरुस्थल जिसमें उच्च वायुदाब के केंद्र होते हैं, ध्रुवीय प्रदेशों में ये पाए जाते हैं। अंटार्कटिका तथा ग्रीनलैंड ठंडे मरुस्थल के उदाहरण हैं। लद्दाख भारत का ठंडा मरुस्थल है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल जिसमें अंटार्कटिका ध्रुवीय मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा व ठंडा मरुस्थल है। यह अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड व रूस तक विस्तृत है। सहारा विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, अफ्रीका में पाया जाता है। कालाहारी बोत्सवाना, नामीबिया दक्षिण अफ्रीका में है। आटाकामा मरुस्थल दक्षिण पेरू, चिली में पाया जाता है। हेलमंद रेगिस्तान अफगानिस्तान में है। साल्ट डेजर्ट ईरान के उत्तर में स्थित है। कराकुम तुर्कमेकिस्तान में है। तुर्कमेकिस्तान का 80% भाग है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। थार मरुस्थल उत्तर भारत में है, पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में है। अब प्रदूषण पर चर्चा करें तो प्रदूषण के प्रकार जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण के कारण क्या है? वायु प्रदूषण के कारणों पर पहले चर्चा करते हैं, जिसमें वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं तथा रसायन, आणविक संयंत्रों से निकलने वाली गैसें तथा धूलकण, जंगलों में पेड़ पौधों के जलने से, कोयले के जलने से तथा तेज शोधन कारखानों आदि से निकलने वाला धुआं, ज्वालामुखी विस्फोट। वायु प्रदूषण के कारण क्या हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, लौह कण, नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अम्ल वर्षा और जीवाश्म ईंधन। जल प्रदूषण के कारण क्या है? सिंचाई में कीटनाशकों का उपयोग, उद्योगों द्वारा दूषित पानी को जल स्रोतों में छोड़ा जाना, अम्ल वर्षा, शहरों के सीवरेज के पानी को नदियों और झीलों में छोड़ा जाना, खनिजों का पानी में घुला होना आदि जल प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। घरेलू अपमार्जक, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ तथा कीटनाशकों का उपयोग, जहाज़ों में होने वाले तेल का रिसाव। जल प्रदूषण के कारण मीना माता रोग जो होता है, अमनी माता बोलते हैं, वो जल प्रदूषण से होता है। बेबी सिंड्रोम, जो ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट के कारण होता है। और जल में आर्सेनिक होने से ब्लैकफुट बीमारी हो जाती है। आर्सेनिक से डायरिया, पेरिफेरल फेफड़े व त्वचा का कैंसर हो जाता है। प्रदूषण जल से मानव की खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। ध्वनि प्रदूषण, लाउडस्पीकरों को नियंत्रित करना, इस्तेमाल करना, इन सारी चीज़ों के वायुओं से उत्पन्न होने वाली ध्वनि ये भी आपकी काफ़ी प्रभावित करती है। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के काफ़ी उपाय हैं, आप इनसे कोई सरोकार नहीं है, ये परीक्षा में आने लायक नहीं है। ये मृदा प्रदूषण अत्यधिक कीटनाशक दवाओं के उपयोग से होता है। और राजस्थान में कलात्मक जल स्रोत की बात करें तो झीलें जो हैं राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण सबसे अधिक झीलों में होता है। यहाँ के राजा, सेठ, साहूकारों, बंजारों और जनता द्वारा झीलों का निर्माण कराया गया था। राजसमंद झील, फतेह सागर झील, तख्त सागर झील और उम्मेद सागर झील आदि प्रमुख झीलें हैं। पुष्कर झील का एक धार्मिक महत्व है। वर्षा पानी को संचित करने के लिए तालाब प्रमुख स्रोत है, जिनका वर्तमान समय में भी बहुत महत्व है। कुछ तालाबों की तलहटी के समीप कुआं बनाते थे, जिन्हें बेरी कहते हैं। बावड़ी, अधिकांश बावड़ियाँ मंदिरों, किलों, मठों के नज़दीक बनाई गई थी। रामदेवरा की परचा बावड़ी, जालौर की खिल्ली बावड़ी प्रसिद्ध है। नाड़ी, यह एक प्रकार का पोखर होता है जिसमें वर्षा का जल एकत्रित होता है। यह विशेषकर जोधपुर में देखने को मिलती है। पश्चिमी राजस्थान के प्रत्येक गांव में नाड़ी मिलती है। रेतीले मैदानी क्षेत्रों में ये नाड़ियाँ 3 से 12 मीटर तक गहरी होती हैं। इसमें जल निकासी की व्यवस्था होती है।
ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से तेज़ हवाएं चल रही हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। यह पानी 8-10 महीने तक चलता है। टाँका, इसे कुंड भी कहा जाता है। टाँका किलों में, तलहटी में, घर की छत पर, आंगन में और खेत आदि में बनाया जाता है। झालरा, झीलों के रिसाव से पानी प्राप्त होता है, इसे झालरा कहते हैं। रहट एक पहिए नुमा संरचना है जो उथले हुए बावड़ी पर लगी होती है, इसे बैल के चलाने से पानी निकलता है। अब हम सौरमंडल की बात करते हैं। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंडों से जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल बनते हैं। सूर्य सौरमंडल में स्थित है, यह बहुत बड़ा है तथा अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सौरमंडल के लिए प्रकाश ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 12 करोड़ किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। अब ग्रह की बात करें तो 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध ग्रह के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह, परिक्रमण काल इनका 88 दिन है, बुध है। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। यह नाम प्रेम और सुंदरता की देवी रोमन देवी के नाम से दिया गया नाम है। सबसे अधिक चमकीला है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। पृथ्वी चपटी है, भूआब कहा जाता है इसे, और इसे नीला ग्रह कहा जाता है। मंगल सौरमंडल में यह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। इसे कारण से लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोबोस और डिमोज हैं। मंगल को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। बृहस्पति ग्रह आकार में हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह मात्र 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेता है। शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह के चारों ओर वलय हैं। यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने की थी। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। वरुण, नेपच्यून ग्रह हमारे सौरमंडल का सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे दूर ग्रह है। अब उपग्रह की बात करें तो चंद्रमा, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 384,400 किलोमीटर है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। क्षुद्र ग्रह, असंख्य छोटे पिंड क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। भारत के अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री हैं, जिनका जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। वह 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्षयान सोयुज T-11 से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट स्पेस स्टेशन सैल्यूट 7 में बिताने के बाद वो धरती पर लौटे थे। 1984 में भारत सरकार ने अशोक चक्र से सम्मानित किया था। इन्होंने सोवियत रूस से यूरी गागरिन केंद्र में अंतरिक्ष यात्री का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। कल्पना चावला पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। इनका जन्म 17 मार्च 1962 करनाल में हुआ था। 1988 में कल्पना चावला ने नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र से अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की थी। 19 नवंबर 1997 से उन्होंने पहले अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की, जिसमें कोलंबिया अंतरिक्षयान STS-87 के 6 सदस्यीय दल का हिस्सा बनी। इस दौरान उन्होंने 15 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष में बिताए। 16 जनवरी 2002 को उन्होंने दूसरे अंतरिक्ष अभियान के लिए अंतरिक्षयान कोलंबिया STS-107 से उड़ान भरी। अंतरिक्ष से वापस लौटते समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलकर नष्ट हो गई तथा सवार सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई। सुनीता विलियम्स अहमदाबाद शहर से हैं। 195 दिन उन्होंने रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 2008 में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा परम भूषण से सम्मानित किया गया। 16 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ कर ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला बनी। पर्वतारोहण एक खेल, शौक या पेशा है जिसमें पर्वतों पर चलना, लंबी यात्रा करना, चढ़ाई शामिल है। पर्वतारोहण में होने वाली कठिनाइयाँ
गिरती चट्टानें, गिरती बर्फ, पहाड़ों से गिरना, हिमस्खलन, बर्फ की ढलानें, हिमदरारें, मौसम, ऊंचाई, सौर विकिरण, ज्वालामुखी गतिविधियाँ। पर्वतारोहण में काम आने वाले औजार: ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, काला चश्मा सूर्य की किरणों से आंखों की सुरक्षा करता है, कीलों वाले जूते, बर्फीली पहाड़ों पर बर्फ चिकनी होती इसलिए बर्फ पर फिसलने बचने के लिए कीलों वाले जूतों का प्रयोग किया जाता है। भारत की प्रथम प्रमुख महिला पर्वतारोही बछेंद्री पाल थी। उत्तराखंड के नाकुरी गांव की निवासी थी ये। एवरेस्ट चढ़ाई के दौरान भारी भूस्खलन होता है, जमीन खिसक जाती है। बछेंद्री के सिर के पीछे चोट लगी थी, उनके सभी साथी घायल हो गए थे, बाकी सदस्य लौट गए। उन्होंने 1984 में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला का गौरव प्राप्त किया और विश्व की 5वीं महिला पर्वतारोही बनी। प्रेमलता अग्रवाल, इनका जन्म जुगतलाई, जमशेदपुर, झारखंड में हुआ था। 48 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट के शिखर को छूने का गौरव है। वहीं 50 वर्ष की उम्र में उत्तरी अमेरिका के अलास्का के माउंट मैकेनिकल में उन्होंने 35 वर्ष की उम्र में पहली बार पर्वतारोही से नाता जोड़ा। संतोष यादव हरियाणा के रेवाड़ी की जोनियावास में जन्मी। 20 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कम उम्र की प्रथम महिला बनी। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की, पहली चढ़ाई 92 में, दूसरी 93 में। इन्हें 1992 में महिला श्रोमणी पुरस्कार, 1993 में पर्वतारोहण फाउंडेशन द्वारा उन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। अंशु जमसेंपा अरुणाचल प्रदेश की हैं, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं। अरुणिमा सिन्हा 20 जुलाई 1988 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास अम्बेडकर नगर में ये पूर्व में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी रहीं। ट्रेन हादसे के दौरान पैर में लगी गंभीर चोट के कारण डॉक्टर द्वारा जान बचाने के लिए इनके पैर को काटना पड़ा। इन्होंने हिम्मत न हारते हुए आगे बढ़ने का फैसला लिया। उत्तरकाशी में प्रोस्थेटिक कृत्रिम पैर के साथ बुनियादी पर्वतारोहण पाठ्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतेह करने वाली, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग भारतीय महिला का गौरव हासिल किया गया। 2015 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब हम वायुमंडल पर चर्चा करें तो हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की संरचना 5 परतों में विभाजित है: क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। क्षोभमंडल, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसे मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। सभी मौसमी घटनाएं इसी में होती है, जैसे वर्षा, कोहरा, आंधी, तूफान, ओलावर्षण। समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ये हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। समताप मंडल, इसमें ओजोन परत भी पाई जाती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रोकती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। मध्यमंडल, इसमें उल्कापिंड परत में रहते हैं। वायुमंडल, तापमान अधिकतम तीव्रता से बढ़ता है। आयनमंडल, यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार व्यवस्था इसी से प्रभावित होती है। बहिर्मंडल में पतली परत होती है। हल्की गैसें हीलियम, हाइड्रोजन इसी में पाई जाती हैं। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसी 2 गैसें हैं जिससे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। नाइट्रोजन वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसको 78% है। ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है। आर्गन की मात्रा 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 0.03% है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाती है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं, फिर इसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपनी जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं लेते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन को लेकर स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। ऑक्सीजन हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हरे पादप अपने भोजन के रूप में से ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को वापस करते हैं, परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैल कर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस उत्पादन में मदद करती है। इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस, पृथ्वी की सतह गर्म रहती है, वायुमंडल में गर्मी को रोकने में सक्षम होती है। ग्रीन हाउस गैसें बहुत सारी गैसों का एक मिश्रण है।
ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है मौसम चक्र कोई बदलता है। वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन CH4 जल वाष्प वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड N2 फ्लोरीनीकृत गैस हैं। मानव द्वारा निर्मित या संश्लेषित ग्रीन हाउस गैसें निम्न हैं। इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, परक्लोरोकार्बन PFC, सल्फर हेक्साक्लोराइड SF6 ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के प्रमुख कारण हैं। औद्योगिकरण, नगरीकरण, उपभोक्तावादी संस्कृति, वाहनों में जीवाश्म ईंधनों की जलने से उत्पन्न धुआं, वनों का विनाश। गर्म एवं ठंडी वायु। ठंडी वायु सघन और भारी होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है, जिसे एयर साइकिल कहते हैं। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता को अंग्रेजी में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और डाइवर्सिटी। इसका अर्थ होता है जीवित वस्तुएं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 1985 में WG रोंजन ने किया था सबसे पहले इसका प्रयोग। जैव विविधता के महत्व है, औषधि का स्रोत होता है, ये आय का स्रोत होता है, यह पौधों का समूह होता है, इसलिए वर्षा कराने में सहायक होता है, ये कार्बन उत्सर्जन को कम करता है। जैव विविधता के नाश का कारण शहरीकरण, वनों का कटाव, वैश्विक तापमान में वृद्धि, प्लास्टिक प्रदूषण, वनों में आग लगना आदि। महत्वपूर्ण दिवस, इम्पोर्टेंट डे, विश्व आर्द्र दिवस 2 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, वन्यजीव संरक्षण दिवस 3 मार्च, राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, राष्ट्रीय डाक जीवन बीमा दिवस 24 मार्च, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 मार्च, विश्व विरासत दिवस 18 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 मार्च, विश्व परिवार दिवस 15 मई, विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई, जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व तंबाकू रोगी दिवस 31 मई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व बाल श्रम दिवस 12 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, मादक पदार्थों के सेवन एवं उनके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून, टाइगर दिवस 29 जून, ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर यानी आज, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर, विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर, विश्व वन्य प्राणी सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, विश्व डाक सप्ताह 9 से 15 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अब हम प्रमुख राजस्थान के या सभी प्रदेश के नृत्यों की बात करते हैं। नृत्य मतलब नाच। कौन सा नृत्य कहाँ पर प्रमुख है?